हेलो बच्चों, कल अपन ने थॉमसन मॉडल के दोस्त देखे। ठीक है, इसके बाद में अपने जो है वो रदरफोर्ड का मॉडल सामने आएगा। पर रदरफोर्ड का मॉडल कैसा था, कैसे बना, उसको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, जो रदरफोर्ड के निर्देशों में गाइगर और मार्शडेन नाम के उन्हीं के दो स्टूडेंट्स ने किया था। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या था। देखो, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रायोगिक व्यवस्था की किस प्रकार से किया गया था। तो सबसे पहले हमारे पास था एक लेड बॉक्स। लेड जो होता है वो एल्फा कणों का अच्छा अवशोषक होता है। ठीक है, उसके अंदर रखा गया एक रेडियो एक्टिव पदार्थ बिस्मथ। ये था एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब देखिए, बिस्मथ क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो इससे स्वतः ही अपने आप एल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। एल्फा कण कौन है? हीलियम 2He4। हीलियम ही अल्फा कण है, द्विधनावेशित हीलियम का कण है। दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो हीलियम जो है वो एक द्विधनावेशित कण बन गया। यही आवेशित कण को अपन क्या बोलते हैं फिजिक्स में शॉर्ट फॉर्म में, अपन बार बार हीलियम द्विधनावेशित कण ना बोल के हम शॉर्ट फॉर्म में इसको अल्फा कण बोलते हैं। तो हीलियम के कण जो है वो स्वतः ही किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो है वो उत्सर्जित होते हैं, तो वहां से हमको अल्फा कण मिल गया। क्या उद्देश्य था इस प्रयोग का? कि नाभिक की संरचना जानना। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर कोई दो नाभिकों के बीच में टक्कर हो तो शायद हमें उसके बारे में कुछ समझ में आए। तो इनको दो नाभिक चाहिए होते थे, कोई दो नाभिकों के बीच की टक्कर देखना चाहते। तो पहला तो इनको क्या मिल गया? एल्फा कण, एक कण हो गया। अब इसकी जो है ये टक्कर करवाएंगे किसी दूसरे परमाणु से। ठीक है, तो दूसरे नाभिक से टक्कर देखने के लिए इन्होंने सामने रखी एक स्वर्ण पत्री, एक बिल्कुल पतली स्वर्ण पत्री। ये इतनी पतली थी कि इसकी जो मोटाई थी 10 की घात -7 मीटर थी लगभग। स्वर्ण पत्री की मोटाई लगभग 10 की घात -7 मीटर। इतना पतला क्यों? तो ये देखिए, अपन क्या चाहते हैं कि हमारे पास एक एल्फा कण है, ये कण जाके किसी दूसरे नाभिक से टकराए। अब दूसरे नाभिक से ये कैसे टकराएगा? कि मान लीजिए मेरे पास जो है वो एक सोने की मैंने मोटी सी एक परत ले दी, तो उसके अंदर जो है उस परत में से खूब सारे सोने के परमाणु होंगे, खूब सारे। पर हम चाहते हैं कि कोई दो कणों के बीच की टक्कर दिखे। अगर ये कण इससे टकराए तो इसके पीछे और भी खूब सारे कण हैं। हम सिर्फ केवल दो नाभिकों के बीच की टक्कर देखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस सोने की पतली सी पन्नी को और पतला करते हैं। उसको और पतला करते हैं तो उसमें जो है परमाणुओं की संख्या कम हो जाती है। उसको और पतला किया, और पतला किया, उसको टेक्निक की हेल्प से धीरे धीरे हम पतला करते चले जाएंगे। अंत में वो इतना पतला हो जाएगा, सोने की जो पन्नी होगी इतनी पतली हो जाएगी कि हम मान सकते हैं कि उसके अंदर केवल एक एक परमाणु ही शेष बचा था। पहले खूब सारे थे, पर हमने पतला करते करते जो है वो इतना पतला कर दिया कि अब हम लगभग मान सकते हैं कि शायद उस पन्नी के अंदर जो है वो केवल एक एक परमाणु ही है। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार से जो है वो हमें सामने परमाणुओं की एक दीवार, एक लेयर मिल जाएगी और हमारा परमाणु जाके एक परमाणु से टकराएगा। तो ये अपन ने इस प्रकार जो है वो सोना लिया। सोना इसीलिए लिया कि सोने को जो है अगर मैं कोई एल्यूमिनियम, लोहा या इस प्रकार की कोई धातु का उपयोग कर लें तो उसको हम इतना पतला नहीं कर पाएंगे जितना हम सोने को कर पाते हैं। ये एक वजह है सोने का यहाँ पर उपयोग करने के लिए। सोने को आप पतला करता चला जाइए। हमने लगभग जो है वो 10 की घात -7 मीटर, मतलब 1 मीटर का भी लगभग 1 करोड़वां भाग, इतना पतला हमने इसको कर दिया। तब जाके हमको एक ऐसी लेयर मिली है। ठीक है, हमको कह सकते हैं कि सोने के परमाणुओं की एक लेयर लगभग मिल चुकी है, जो कि इसमें है, एक बहुत ही पतली स्वर्ण पन्नी में। अब एल्फा कण इससे निकले खूब सारे हर दिशा में, पर हम चाहते हैं कि ये सब भिन्न भिन्न दिशाओं में न जाकर एक सीधी सरल रेखा में
एक पुंज की तरह एक स्ट्रेट लाइन में ये चले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ईंटें लगा देते हैं उसी लेड की, और उसके बीच में थोड़ा सा होल रख देते हैं, थोड़ी सी जगह, सिर्फ यहीं से अल्फा कण निकलेंगे। इसको हम कॉलीमेटर बोलते हैं। अब ये जो अल्फा कणों का पुंज है, ये हो गया अल्फा कणों का पुंज। ये पुंज जब सीधा जाके इससे टकराया तो हो सकता है ये सीधा निकल जाए, हो सकता है कुछ कोण पर ये मुड़ जाए, किसी भी कण का ऐसे अपने पथ से विचलित हो जाना, प्रकीर्णन, इसलिए हम इसको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बोलते हैं। अल्फा कण सीधा चल रहा था, गोल्ड की उस सोने की उस पन्नी से जब वो गुजरा तो जो भी घटना उसके साथ हुई उसकी वजह से उसका पथ विचलित हुआ और वो मुड़ गया, नीचे ऊपर पीछे किधर भी हो सकता है। हमने एक जो है संभावना दर्शाई है केवल इसके अंदर कि शायद इधर गया होगा। तो जिस कोण से ये इस क्षैतिज रेखा के साथ जिस कोण से झुका, नीचे या ऊपर, उस कोण को हमने बोल दिया प्रकीर्णन कोण। ठीक है। अब अल्फा कण मान लीजिए इधर गया या इधर गया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो इधर गया या इधर गया, ऊपर गया या वापस आया? भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो सकता है। उसको जानने के लिए हमने इसको एक जिंक सल्फेट के बॉक्स में बंद कर दिया। यहाँ पर होल है जहां से अल्फा कण जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब इस पूरे के अंदर जो है वो हमने ZnH का लेप कर दिया, जिंक सल्फेट का। अब होता यह है कि जब जिंक स्लेट पर कोई जिंक सल्फेट के इस पॉलिश के ऊपर जब कोई एक अल्फा कण जो है वो टक्कर करेगा, जब उसके ऊपर वो आपतित होगा, अल्फा कण कैसे आवेशित कण, आवेशित कण जैसे जिंक सल्फेट के ऊपर टक्कर करेगा तो वहां पर जो है वो हमको एक चमक दिखाई देगी। यहाँ पर जैसे कि अल्फा कण यहाँ टकराया तो वहां टकरे थे, वहां पर छोटा सा फ्लैश दिखेगा, एक चमक दिखेगी। ये बहुत ही जो कह सकते हैं छोटी सी होती है ये चमक। तो इसको देखने के लिए एक व्यवस्था और कर देते हैं, हम यहाँ पर जो है वो माइक्रोस्कोप लगा देते हैं, सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम उस छोटी सी चमक को देख पाए। ठीक है, ये लगा दे। तो ये जो थी रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की क्या हो गई भाई, प्रायोगिक व्यवस्था। तो ये प्रायोगिक व्यवस्था जो है वो अपन नोट कर लेंगे और उसके बाद में देखते हैं कि इस प्रयोग के अंदर क्या क्या जो थे प्रेक्षण थे, उन्होंने क्या क्या देखा वो लिखते हैं और फिर देखते हैं कि उसके निष्कर्ष क्या थे। तो पहले यहां तक चित्र बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए प्रेक्षण पर। इस प्रयोग के अंदर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कुछ रिजल्ट पाया। उन्होंने देखा कि मान लीजिए ये एक परमाणु है, हम एक परमाणु को थोड़ा बड़ा शो कर रहे हैं, समझ लीजिए हम ऐसे जूम करके देख रहे हैं परमाणु को, उसको बड़ा शो कर दिया। क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि कुछ परमाणु जो है वो बिल्कुल जो है वो सीधे निकल गए बिना विचलित हुए। अल्फा कण, ये अल्फा कण है, सीधा निकल गया, इसका जो रास्ता था बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट लाइन में निकल गया, खूब सारे सीधे निकल गए। अब कितने सारे सीधा निकल गए, लगभग कहते हैं 99.8 समथिंग %, 99.9 समझ लीजिए। इतने अल्फा कण जितने भी दागे थे उसके 99.9% लगभग तो सीधा निकल गए बिना उड़े। ठीक, मतलब यहां से भी निकले होंगे, ये सब सीधे निकल गए सारे अल्फा कण, ये सब अल्फा कण सब सीधे निकल गए। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, ये तो परीक्षण था कि सब सीधे निकल गए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इनको कोई बीच में मिला ही नहीं, इनकी टक्कर किसी से हुई नहीं। इसका मतलब परमाणु में यहाँ कुछ है ही नहीं, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग तो खाली है, इसीलिए तो सीधे निकल गए। अगर परमाणु में कुछ होता और उसके साथ इसकी टक्कर होती तो शायद ये अपने पथ से विचलित होते, ये प्रकीर्णित हो जाते, परंतु लगभग 99% से अधिक अल्फा कण सीधे निकल गए। इससे एक ही परिणाम सामने आता है हमारे कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो बिल्कुल खाली है, वहां कुछ भी नहीं। अब ध्यान दें आगे और क्या हुआ, कुछ जो है थोड़े विचलित हुए, कुछ
90 डिग्री पर भी विचलित हुए, कुछ 90 से अधिक कोण पर भी विचलित हुए, और लगभग 8000 में से एक परमाणु ऐसा था जो 180 डिग्री पर पुनः वापस लौट गया। ये अल्फा कण 180 डिग्री पर, 180 डिग्री कैसे, हमने ये कहा था क्षैतिज, वो ऐसे मुड़ा था, इसको थीटा बोला था, वो कण ऐसे गया वापस इधर आ गया, ये कण इधर आ गया, तो कोण कितना 180। लगभग अंदाज है, अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है, किसी में कहता है 8000 में से एक, किसी में 10,000 में से एक, तो हम लगभग मान रहे हैं, यहाँ कोई सटीक आंकड़ा हमारे पास नहीं है। लगभग 8000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो पुनः वापस लौट गया। तो ये चीजें देख के समझ में क्या आता है? तो पहली बात, ये तो थे सारे परीक्षण, ठीक है, पहले इन परीक्षणों को लिख देते हैं, फिर आते हैं अपन निष्कर्ष के ऊपर। तो सबसे पहले जो है वो अपने चित्र बना लेंगे, और इस चित्र को बनाने के बाद में जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में बहुत अधिक संख्या में अल्फा कण बिना अपने पथ से विचलित हुए सीधे गुजर जाते हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण 1 डिग्री से अधिक कॉमा कुछ 90 डिग्री तथा कुछ 90 डिग्री से अधिक कोण पर भी प्रकीर्णित होते हैं, कोण पर भी प्रकीर्णित होते हैं। तीसरा, लगभग 8000 में से एक अल्फा कण लगभग 8000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री पर प्रकीर्णित होता है, अतः वह पुनः लौट आता है खड़ी पर। तो ये थे हमारे प्रेक्षण कि बहुत सारे सीधे निकल गए, कुछ 90 पे गए, कुछ 90 से ज्यादा पे गए, और लगभग 8000 में से एक जो था वो 180 डिग्री पर पुनः वापस लौट आया। तो यहां तक लिखने के बाद में अपन देखेंगे कि क्या निष्कर्ष निकलते हैं इसके। तो हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष और उसके बाद में लिखेंगे। ध्यान रहे, पहले चित्र बनाए, फिर वो 3 पॉइंट लिखेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे निष्कर्ष। देखिए क्या निष्कर्ष निकले, तो हम पहले ही देख चुके हैं पहला निष्कर्ष तो, कि हमने देखा कि लगभग प्रयोग में देखा कि सारे अल्फा कण जो है वो लगभग सीधे ही गुजर जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो तो क्या है, बिल्कुल खाली है, रिक्त है। तो ये हो गया उसका पहला निष्कर्ष। दूसरा मेन रिजल्ट वहां से आता है जो कण 180 डिग्री पर प्रकीर्णित हुआ, जो कण वापस आ गया। अल्फा कण कैसा है, धनावेशित। धनावेशित कण वापस कब आएगा, जैसे कि ये मेरा कण है अल्फा कण जो कि पॉजिटिव है, ये कण किसी चीज से वापस आ गया तो जरूर ये किसी से प्रतिकर्षित हुआ, और प्रतिकर्षित किससे हुआ, जरूर एक ऐसी चीज से हुआ है जिसके पास भी धनावेश है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव कण वापस आया मतलब सामने कोई पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक बात तो पता लग गई कि सामने कोई एक ऐसी चीज है जिसके पास सारा का सारा धनावेश है, उस परमाणु का सारा धनावेश उसी के पास है। दूसरा, ये उसको जो है वो भेद के भी नहीं जा पाए। हाँ, हालांकि इसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा उच्च कर दी जाए तो शायद ये इसके अंदर भी चला जाए, पर इतनी उच्च थी नहीं, ये इसको नहीं भेद पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग सारा द्रव्यमान भी इसी के पास है। देखो, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़ दें, ठीक है ना, हम बाद में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन की तुलना में बहुत हल्का होता है। अगर मान लीजिए जैसे कि मैं कहता हूँ कि कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान बताइए कि क्या होता है, तो हम किसका द्रव्यमान जोड़ते हैं, ये है द्रव्यमान संख्या। 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, हम प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को जोड़ देते हैं और कहते हैं कि वही उस परमाणु का क्या है, द्रव्यमान है।
ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के हैं। इलेक्ट्रॉनों का जो पूरे परमाणु में भार का जो प्रतिशत है वो शायद आप देख लीजिए 0.001% है, ठीक है, या उससे भी कम, उसका परसेंटेज बहुत कम। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो है वो इनके सामने नगण्य है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों को हम जोड़ते ही नहीं। जो नाभिक का जो प्रोटोन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान माना जाता है पूरे परमाणु का, इलेक्ट्रॉनों को हम छोड़ देते हैं। तो ध्यान दें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर है। अभी वो उस मॉडल के अंदर बात करेंगे। अभी हम कह रहे हैं कि ये वापस क्यों आया। तो दो चीजें हमने सोची, पहला कि ये धनावेशित था और ये वापस आया, इसका मतलब सामने भी धनावेश है। दूसरा, लगभग सारा का सारा द्रव्यमान भी वही है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान एक बहुत ही छोटी सी जगह में। रदरफोर्ड ने इस छोटी सी जगह का, जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान भी है और संपूर्ण धनावेश भी है, आकार की गणना भी की और उसने पाया कि इस छोटे से गोले की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये कैलकुलेशन भी रदरफोर्ड ने की थी, नाभिक का आकार बताया था लगभग, ठीक है। तो इसी छोटी सी जगह को अपन क्या बोलते हैं? नाभिक। इस प्रकार रदरफोर्ड ने जो है वो नाभिक की खोज की। तो वापस से ध्यान दें, क्या निष्कर्ष निकला इससे? जो कण वापस आया है उससे हम कह सकते हैं कि पूरे परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, पूरे परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और लगभग संपूर्ण धनावेश दोनों ही एक अति सूक्ष्म छोटे से एक गोले के अंदर कैद है। उसी छोटे से गोले को हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। ये दो चीजें लिखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि फाइनली रदरफोर्ड का मॉडल बना कैसे। देखिए, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड ने परमाणु को कैसा बताया वो देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उन 3-4 पॉइंट जो भी है उनको साथ में लिखेंगे। पहला पॉइंट पहले समझे। लास्ट अभी निष्कर्ष क्या था कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के अंदर एक छोटा सा गोलाकार भाग है, उसके केंद्र में एक बहुत ही सूक्ष्म स्थान है जहां पर संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश केंद्रित है। उस छोटी सी जगह क्या कहते हैं? नाभिक। ये हो गया पहला निष्कर्ष। दूसरा, इसमें उसकी गणना ही ले लेते हैं। उसने कहा कि परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि उस नाभिक का आकार जो है वो लगभग 10⁻⁻15 मीटर है। तीसरे में उसने क्या कहा कि ये तो चलो नाभिक हो गया, ये परमाणु, ये हो गया नाभिक कि परमाणु के केंद्र में बहुत छोटी सी जगह है जहां सारा द्रव्यमान है और जहां सारा धनावेश है, वो जगह होगी नाभिक। तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव भी होना चाहिए। परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है, जैसा थॉमसन ने बताया था, वो ठीक था। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास नहीं है, नाभिक से थोड़े दूर है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन। पर जैसा कि हम जानते हैं कि सारा धनावेश इधर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, तो इस प्रकार से तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाएगा, परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको समझने के लिए उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में नहीं है, ये इसके चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, ताकि ये अंदर न गिरे। अब घूमने से कोई अंदर क्यों नहीं गिरेगा? यहाँ पर जो होगा थोड़ा सा अभिकेंद्री बल का लॉजिक आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात सोचो, जैसे कि अपन अगर ये एग्जाम्पल देखें, मौत के कुएं वाला एग्जाम्पल अगर देखें, अगर किसी ने देखा हो तो वो एक बाइक चलती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। अगर वो रुकी तो गिर जाएगी अंदर, अगर वो नहीं रुकी ऐसे घूमती रही तो वो चलती रहेगी, नहीं गिरेगी। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारी अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, जब तक घूम रही है तब तक कुछ नहीं होगा। अगर वो घूमना बंद करते हैं, ऐसे स्थिर हो, तो क्या होता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को अंदर खींच लेता। ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव इसको अंदर खींच, अगर ये रुका हुआ है तो ये नेगेटिव जो है वो ऐसे खींच लेगा पॉजिटिव। पर अगर ये घूम रहा है तो फिर ये इसको क्या करने लग जाएगा? ऐसे ऑर्बिट कर लेगा, परिक्रमण करने लगेगा, इसके चारों ओर घूमने लगेगा, ये अंदर नहीं गिरेगा। तो जब तक ये घूमता रहेगा ये अंदर नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ऐसा सोच के उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से थोड़े दूर है और लगभग 10⁻⁻10 मीटर के आकार के अंदर वर्ताकार पथों में जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, जिसके कारण वो अंदर गिर नहीं रहे, नाभिक के अंदर नहीं गिरेंगे। इनको अभिकेंद्री बल प्रदान हो जाएगा। अभिकेंद्री बल क्या होता है? अभिकेंद्री बल तो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी बल जिसकी दिशा केंद्र की ओर हो। अभी ये कौन सा बल है? देखो, ये एक नेगेटिव चार्ज और ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लस और माइनस खींच रहे हैं। इस बल को क्या बोलते हैं? विद्युत बल। यहाँ पर हम नाम दे देंगे इसको स्थिर विद्युत बल। तो विद्युत बल जो है वो यहाँ पर क्या है? अभिकेंद्री बल, क्योंकि उसकी दिशा केंद्र की ओर है,
अभिकेंद्री बल को समझे, जैसे कि ये सन है और यहाँ पर ये पृथ्वी घूम रही है इसके चारों ओर, तो सन जो है उसका आकार बड़ा है, वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर देखो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा किधर है? वर्ताकार पथ के केंद्र की तरफ है, तो हम गुरुत्वाकर्षण को अभिकेंद्री बल बोल देंगे। यहाँ पर कौन सा है? विद्युत बल जो है वो है अभिकेंद्री बल, जिसके कारण ये जो है वो घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 की घात -10 मीटर के गोले के अंदर नाभिक से थोड़े दूर फैले हुए और वर्ताकार पथों में चक्कर लगा रहे हैं, जिसके कारण वो नाभिक के अंदर नहीं गिरते। इस प्रकार इन्होंने मॉडल बनाया, ठीक है। पर इसके अंदर भी खूब सारी कमियां थी। पहले ये 3 बातें लिख देते, हेडिंग हो जाएगी रदरफोर्ड, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। और पहला पॉइंट लिखेंगे, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में लिखेंगे। लिखिए, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म गोले में संकेंद्रित रहता है। गोले में संकेंद्रित रहता है, यही गोला नाभिक कहलाता है। खड़ी पाई। दूसरा पॉइंट, परमाणु का आकार लगभग 10 की घात -10 मीटर है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 10 की घात -15 मीटर कोटि की है। 10 की घात -15 मीटर कोटि की है। खड़ी पाई। तीसरा पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित होते हैं तथा ये वर्ताकार चक्कर लगा रहे होते हैं। इन्हें स्थिर वैद्युत बल से अभिकेंद्री बल प्रदान होता है। इन्हें स्थिर विद्युत बल से अभिकेंद्री बल प्रदान होता है, जिसके कारण ये निरंतर वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते रहते हैं एवं नाभिक में नहीं गिरते। तो ये हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। अब देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल के अंदर क्या क्या दोष थे। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर हम फिजिक्स में जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, हम स्थिर आवेश की बात करेंगे, गतिशील आवेश की बात करेंगे। ये एक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये स्थिर होता है तो क्या करता है? इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। यदि यही आवेश गतिशील होता है, गतिशील, अब गतिशील भी कैसे? इसका जो वेग है वो क्या होना चाहिए? नियत। वेग नियत है, गतिशील है पर फिक्स वेग से, उसकी दिशा वगैरह नहीं बदल रही है, वेग कम या ज्यादा नहीं हो रहा है। ऐसे अगर कोई आवेश चल रहा है तो वो हम देखेंगे कि वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, इसमें तो केवल क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। अगर स्थिर आवेश है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पर एक गतिशील आवेश है जिसका वेग नियत होता है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। पर यदि एक आवेश ऐसा है जो गतिशील है और साथ साथ में उसका वेग भी नियत नहीं है, मतलब जिसका त्वरण 0 नहीं है, इसका त्वरण 0 था। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर।
हाँ, इस आवेश में वेग क्या है, नियत है, तो परिवर्तन की दर क्या है, 0, वो परिवर्तित हो ही नहीं रहा, समय के साथ वो नियत है। वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है, वेग में परिवर्तन हो नहीं रहा है, त्वरण कितना है, 0। यहां मैं कह रहा हूं ये चल रहा है और इसका वेग भी बदल रहा है। अगर वेग बदल रहा है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब वहां त्वरण है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है पर है। ठीक है, तो 3 प्रकार के आवेश है। वापस से, पहला स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। दूसरा गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ध्यान रहे, बोर्ड में पूछा गया है ये गतिशील आवेश किन किन क्षेत्रों को उत्पन्न करता है। तीसरा एक त्वरित आवेश जिसमें त्वरण है, वो क्या उत्पन्न करता है, वो उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग है, या हम कह सकते हैं हमारा जो प्रकाश है वो भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। सूर्य से आने वाला प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो हम कह सकते हैं कि इससे प्रकाश निकलता है, लाइट निकलती है, या विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में हम कह सकते हैं ऊर्जा निकलती है। जो आवेश होगा जब वो त्वरित होगा तो उससे विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो है वो उत्सर्जन होता है, उससे ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक चीज तो ये, अगर किसी को आवश्यकता हो तो वो इस बेसिक को जो है वो साइड में नोट कर सकता है। अब आता है पहले पॉइंट पर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों में पहला पॉइंट। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है कि रदरफोर्ड जो है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। अब स्थायित्व की व्याख्या क्यों नहीं कर सका, क्योंकि उसने मॉडल में बताया कि ये है नाभिक जिसमें द्रव्यमान और धनावेश दोनों ही है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उसने कहा वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। एक ऐसी मॉडल बना है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति, वृत्तीय गति। हम 11th में पढ़ चुके हैं, वृत्तीय गति सदैव एक त्वरित गति का उदाहरण होती है। वृत्तीय गति में सदैव त्वरण होगा, क्यों होगा, क्योंकि निरंतर, अगर मैं ये भी कहूं जैसे कि ये एक एग्जांपल, ये 50 की स्पीड से चल रहा है, यहाँ भी स्पीड 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, हर जगह पर इसकी स्पीड क्या है, 50। फिर भी मैं कह रहा हूं इसका वेग बदल रहा, क्योंकि सिंपल है, वेग क्या है, सदिश राशि, उसकी दिशा होती है। यहाँ पर जब वो कण था तो वेग की दिशा ये थी, यहाँ जब वो कण था तो वेग की दिशा ये थी, जब वो यहाँ था तो वेग की दिशा ये थी। अब यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर अभी यहाँ पर है, ये एक्स दिशा में चल रहा है, तो अभी इसकी जो है वो वेग कितना है, 50 आई कैप। अभी वो यहाँ पर है, अब वो उल्टा जा रहा है, तो यहाँ कितना, -50 आई कैप। अगर वो मान लीजिए नीचे जा रहा है तो जे कैप, दिशा तो हर पॉइंट पर बदल रही है, और वेग एक सदिश राशि। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा, हाँ चाल नियत है, स्पीड नहीं बदल रही, मान लेते हैं बिल्कुल फिक्स है, पर वेग तो बदल रहा है, वेग दिशा के साथ जुड़ा हुआ है, और दिशा इसकी हर पॉइंट पे बदल रही है। मतलब हर बिंदु में वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, और वेग में परिवर्तन क्या है, त्वरण। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के अंदर त्वरण है। और एक त्वरित इलेक्ट्रॉन सदैव किसका उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में। तो इस प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का उत्सर्जन किया तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी। धीरे धीरे जो है वो इसका वर्ताकार पथ क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो उत्सर्जन करेगा खुद की ऊर्जा में कमी आएगी, ऊर्जा में कमी आने से धीरे धीरे उसका वर्ताकार पथ क्या हो जाएगा, कम। ऐसे एक समय में वो जो है वो नाभिक के अंदर ही गिर जाएगा और परमाणु का स्थायित्व ही खत्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। उसके अंदर जो है वो अपन तो पहले पॉइंट के अंदर लिखेंगे, पहले लिखिए, फिर जो है वो अपन एक चित्र बना लेंगे। लिखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथों में चक्कर काटते हैं, वर्ताकार पथों में चक्कर काटते हैं। खड़ी पाई, हम जानते हैं वृत्तीय गति, हम जानते हैं वृत्तीय गति सदैव त्वरित गति का उदाहरण होती है। अतः चक्कर काट रहे इलेक्ट्रॉन, अतः चक्कर काट रहा इलेक्ट्रॉन एक त्वरित इलेक्ट्रॉन है। तथा हम जानते हैं एक त्वरित आवेश
तथा हम जानते हैं एक त्वरित आवेश सदैव ऊर्जा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में करेगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में निरंतर कमी आएगी एवं उसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या निरंतर कम होती चली जाएगी एवं उसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या निरंतर कम होती चली जाएगी तथा अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, तथा अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। खड़ी पाई। अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, खड़ी पाई।